चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान यानी एसएस के एक खंड लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे जो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान से संबंधित और सामान्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित एसएस से संबंधित जो है बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो आपको इसमें दिखाई देंगे। इसके साथ साथ यदि आपको कुछ जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उससे संबंधित किसी प्रकार के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दें तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो आप सभी से पुनः एक बार निवेदन करते हुए कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन एक सामान्य परिचय। किस प्रकार से लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी एक छोटी सी भूमिका से कि यद्यपि लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास अमेरिका में हुआ। ध्यान रखिए, लोक प्रशासन विषय ज़्यादा पुराना विषय नहीं है, हाल ही में इसका विकास हुआ है। लगभग 130-35 वर्ष पुराना विषय है, लेकिन एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में इसका विकास भले ही अमेरिका में हुआ हो, लेकिन 17वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग यूरोप में होने लगा था और उस समय वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो सम्राट थे, उनके सार्वजनिक मामलों के प्रशासन को उनके निजी या घरेलू मामलों के प्रशासन से अलग करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। तो यद्यपि अमेरिका में एक विषय के रूप में विकास हुआ है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग यूरोप में 17वीं शताब्दी में ही होने लगा था। एक छोटा सा टर्म इस बीच हम ले लेते हैं, प्रशासकीय राज्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसे कहा जाता है। ये एक छोटा सा टर्म है। तो देखिएगा, एक विद्वान हुए वाल्डो, जिनकी एक रचना थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948। उनकी एक पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में लिखी गई ये किताब है। इस किताब में सबसे पहले वाल्डो ने इस शब्द का अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद एक और अन्य विद्वान हुए एफ एम मार्क्स ने अपनी एक रचना द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1957। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि जहाँ पर वाल्डो की रचना का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स है, वहीं पर मार्क्स की रचना का नाम द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है। तो ये रचना उनके द्वारा रची गई। इस रचना में इन्होंने प्रशासकीय राज्य शब्द की व्याख्या की। जहाँ वाल्डो ने इस शब्द का सबसे पहले यूज किया, वहीं मार्क्स ने इस शब्द की सबसे पहले व्याख्या की। अब किसे कहा जाता है प्रशासकीय राज्य? तो आगे हम देखेंगे कि आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवाओं का संचालन राज्य की ओर से प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण एक परिभाषा कि आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को राज्य की तरफ से जितनी भी सेवाएं सुविधाएं
कार्य करवाने होते हैं वो एक्चुअली राज्य की तरफ से प्रशासन करता है, लोक प्रशासन करता है। इसलिए आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाने लगा है। तो यह एक टर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, प्रशासकीय राज्य। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रशासन। प्रशासन का क्या अर्थ है देखिएगा। प्रशासन जो है हिंदी के प्रय उपसर्ग यानी शासन में प्रय लगा दिया गया है आगे, तो प्रशासन बन गया है। और जो धातु है वो है शास, शास धातु और प्रय उपसर्ग से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है उत्तम रीति से शासन करना, यानी बहुत अच्छे तरीके से शासन करना। अंग्रेजी का जो शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन का समानार्थी शब्द है अंग्रेजी में, वो लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्टर से मिलके बना है। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन शब्द मूलतः किस भाषा के है, तो आप देख सकते हैं मूलतः जो है प्रशासन शब्द या एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसका क्या अर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन का? इसका अर्थ होता है कार्य करवाना, यानी दूसरे लोगों से जब आप काम करवाना चाहते हैं, काम करवाते हैं, तो उसके लिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कार्यों की व्यवस्था करना, यानी कार्य ठीक ढंग से सुचारू ढंग से संपादित हो, इस तरह की व्यवस्था प्रवर्तित करना एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है। फिर है व्यक्तियों की देखभाल करना, सेवा करना। तो इस प्रकार से ये 3-4 शाब्दिक ये अर्थ है प्रशासन के, जो किसी शब्दकोश में दिए होते हैं वो अर्थ है। लेकिन प्रशासन का एक हम सामान्य अर्थ खोजने जाएं तो हमें प्राप्त होगा कि एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले सामूहिक प्रयास और उनका प्रबंध ही प्रशासन कहलाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह सामान्य अर्थ है प्रशासन का, कि प्रशासन की एक खास बात है कि प्रशासन में जो प्राप्त किया जाएगा वो एक सामान्य उद्देश्य होगा। यानी सामान्य उद्देश्य उस उद्देश्य को कहते हैं जो सभी व्यक्तियों के हित के लिए प्राप्त किया जाता है, किसी निजी व्यक्ति के हित के लिए प्राप्त नहीं किया जाता, सभी व्यक्तियों के हित के लिए प्राप्त किया जाता है। दूसरा है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सामूहिक, न कि एकल प्रयास। एक व्यक्ति यदि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसमें प्रशासन निहित नहीं होगा। तो सामूहिक प्रयास और सामान्य उद्देश्य, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें प्रशासन की परिभाषा में हमें दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि प्रशासन के मूल तत्व क्या है। तो जो हमने ऊपर परिभाषा देखी, कहीं न कहीं उसी परिभाषा से लिए गए कुछ शब्द हमें दिखाई देंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण वाक्य दिखाई देंगे। तो प्रशासन के तत्व क्या है? एक तो सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रशासन तभी जो है जीवंत होता हुआ दिखाई देगा जबकि एक सामान्य उद्देश्य, जिसे हम साझा उद्देश्य भी कह सकते हैं, सामान्य उद्देश्य का जैसा अर्थ अभी मैंने बताया, जो सभी के लिए, जिसका लाभ सभी को मिले, तो सभी के लिए जो उद्देश्य होता है उसको सामान्य उद्देश्य कहते हैं। दूसरा इसमें सहयोग की भावना। सहयोग की भावना का अर्थ है सामूहिक प्रयास, यानी उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो सामूहिक होंगे। एक व्यक्ति जो है उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि बहुत से व्यक्ति मिलके उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यह हम देख सकते हैं एक सामान्य उद्देश्य जो कार्यरत व्यक्तियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों से भिन्न हो। बिल्कुल क्लियर है। प्रशासन में जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो निश्चित रूप से मान के चलिए वेतन के लिए कहीं ना कहीं कार्य करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो सामान्य उद्देश्य होता है, तो व्यक्तियों का उद्देश्य होता है वेतन, लेकिन जो सामान्य उद्देश्य होता है वो इन व्यक्तियों के उद्देश्य यानी वेतन से अलग होता है। दूसरा है जैसा कि ऊपर आया, सहयोग की भावना या सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास एक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे।
उसके बाद है संगठित प्रणाली। एक संगठन होता है व्यक्तियों का, एक संगठन का निर्माण होता है। संगठन के बारे में हम आगे समझेंगे कि संगठन किसे कहा जाता है। संगठन व्यक्तियों, साधनों, मशीनों, उपकरणों इत्यादि का एक समूह होता है और जिसके द्वारा प्रशासन जो है उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो आगे हम समझेंगे संगठन क्या होता है। इसके बाद आता है कि प्रशासक के पास प्राधिकार, जिसे हम सत्ता भी कहते हैं, वो होना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्राधिकार या सत्ता के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में संलग्न हो तो आपके पास सत्ता होनी चाहिए। फिर लास्ट है कि प्रशासन का प्रयोग प्राय बड़े और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। यानी छोटे जो संगठन है या अनौपचारिक संगठन है, जैसे कि मान लीजिए एक परिवार, एक छोटा संगठन है, उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई एकल व्यापारी है तो उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रशासन के लिए जो संगठन होता है वो बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिला कलेक्टर कार्यालय, ये एक बड़ा संगठन है। इसी प्रकार आपके क्षेत्र में कार्यरत तहसील जो एक बड़ा संगठन है। इसी प्रकार भारत सरकार का कैबिनेट सचिवालय एक बड़ा संगठन है। तो इस प्रकार से, या रेलवे जो मंत्रालय है वो एक बड़ा संगठन है, रक्षा मंत्रालय एक बड़ा संगठन है। तो इस प्रकार से एक बड़ा और औपचारिक संगठन होना आवश्यक है। अनौपचारिक संगठन जैसे परिवार या छोटा संगठन जो है, जैसे कोई एकल व्यापारी, वो उसके संदर्भ में हम प्रशासन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये मैंने सार्वजनिक सेक्टर के कुछ उदाहरण दिए, जिला कलेक्टर कार्यालय, तहसील, लेकिन कोई निजी कंपनी या निजी एक फैक्ट्री या उद्योग भी प्रशासन का एक उदाहरण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि प्रशासन से संबंधित दो बड़े ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये क्या है समझिएगा। प्रशासन की प्रकृति बताने वाले, प्रकृति बताते हैं, ये नेचर बताते हैं प्रशासन का, दो दृष्टिकोण हैं जो बताते हैं कि प्रशासन में क्या शामिल किया जाना चाहिए। यानी ये बताते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप है जो प्रशासन में शामिल किए जाने चाहिए। ये बताने वाले दो दृष्टिकोण हमारे सामने हैं, और उन दो दृष्टिकोण को हम वन बाय वन देखें तो पहला है प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा है एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण यह कहता है कि प्रशासन में केवल प्रबंध की गतिविधियों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब प्रबंध क्या है थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं, ताकि आगे वैसे इसका और उल्लेख आएगा प्रबंध का, कि प्रबंध जो है वो निर्धारित जो उद्देश्य है, निर्धारित उद्देश्य, एक उद्देश्य होगा, निर्धारित उद्देश्य जिसे कहेंगे, उसकी कुशलतम प्राप्ति करना चाहता है। कुशलतम प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है। अब कुशलतम प्राप्ति करने के लिए वो जो है एक टर्म जिसे हेनरी फेयोल ने गढ़ा है वो है पॉक कॉक, यानी निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, वो भी कुशलतम तरीके से प्राप्त करने के लिए प्रबंध जो है मानवीय और भौतिक संसाधनों का पॉक कॉक करता है। अब ये पॉक कॉक क्या है इसको हम समझे। पी से अर्थ होता है प्लानिंग, यानी नियोजन करता है मानवीय और भौतिक संसाधनों का। ओ से अर्थ होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन करना। सी से अर्थ होता है कमांड, यानी उनको निर्देशन देना या आदेश देना। और सी ओ से अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय, उनके प्रयासों में एकरूपता और समकालिकता लाना। और कोऑर्डिनेशन जो है लास्ट है कंट्रोल, यानी उनके प्रयासों पर नियंत्रण लाना। तो इसको कहते हैं पॉक कॉक। तो प्रबंध जो है पॉक कॉक यानी 5 कार्यों का सम्मिलित नाम है जो निर्धारित उद्देश्य की कुशलतम प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के
नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण यह कह रहा है कि प्रशासन बराबर प्रबंध, यानी प्रशासन और प्रबंध एक ही है। हम आगे पढ़ेंगे कि प्रशासन और प्रबंध में अंतर पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें इतना ही देखेंगे कि प्रशासन और प्रबंध एक ही है और इसलिए प्रशासन में प्रबंधकीय गतिविधियों को केवल शामिल करना चाहिए। ये प्रबंधकीय गतिविधियाँ कौन सी है? जो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है कि अन्य गतिविधियों के नियंत्रण और समन्वय से संबंधित होती है। यानी एक संगठन में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर प्रबंधकीय गतिविधियाँ उनका नियंत्रण, समन्वय, निर्देशन, नियोजन इत्यादि कार्य करती है। इस प्रकार केवल उच्च, तो फिर इसमें कौन से कर्मचारी, कौन से कार्मिक शामिल होंगे यदि हम प्रशासन में केवल प्रबंधकीय गतिविधियों को शामिल करें? तो कह रहा है कि इसमें केवल उच्च स्तरीय नीति निर्माता, निर्णयनकर्ता और क्रियान्वयनकर्ता ही शामिल होंगे। जैसे मान लीजिए एक संगठन का इस प्रकार का प्रारूप है जिसमें ऊपर, सबसे ऊपर एक अधिकारी होता है जो सीईओ जिसे कह सकते हैं वो होता है, और नीचे बहुत से कर्मचारी, अधिकारी इसमें कार्य करते हैं। तो ये जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है ये ऊपर के कुछ अधिकारियों को इसमें शामिल करता है। ऊपर के कुछ अधिकारी इसमें शामिल हो जाएंगे और उनको कहा जाएगा उच्च स्तरीय नीति निर्माता, निर्णयनकर्ता या क्रियान्वयनकर्ता। बाकी लोगों को ये शामिल नहीं करता है। आगे हम पढ़ेंगे नीचे एक एकीकृत दृष्टिकोण जो ये बताएगा कि एक संगठन की संपूर्ण गतिविधियां यानी सारे व्यक्ति और उनके कार्य प्रशासन में शामिल है। तो कुल मिला के दो दृष्टिकोण है, बिल्कुल संक्षेप में याद रखें कि जहां प्रबंधकीय दृष्टिकोण केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकीय गतिविधियों को शामिल करता है, वहीं हम पढ़ेंगे एकीकृत दृष्टिकोण जो सभी गतिविधियों को और सभी कार्मिकों को इसमें शामिल करता है। चलिए, इस दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण के जो है माफ़ कीजिए, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो हैं आपके साइमन, गुलिक, थॉमसन और स्मिथ वर्ग। ये चार महत्वपूर्ण, इसके ये पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है लोक प्रशासन के पेपर में कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान साइमन, गुलिक, थॉमसन और स्मिथ वर्ग। इस दृष्टिकोण का सकारात्मक पहलू क्या है? यह है कि चूँकि केवल प्रबंधकीय गतिविधियाँ कौन सी है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन इत्यादि। तो चूँकि केवल प्रबंधकीय गतिविधियाँ ही शामिल करेंगे हम, तो सभी संगठन, सभी देशों, सभी स्थानों, सभी जगहों पर जो है ये प्रशासन आपको एक जैसा कार्य यानी केवल पॉक कॉक करता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये सभी संगठनों में प्रशासन जो है उसके समान कार्य आपको दिखाई देंगे। कहीं पे भी जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्रशासन कुछ अलग कार्य कर रहा है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एक संक्षिप्त शॉर्ट विजन लेकर चलने वाला दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें जो है प्रशासन के केवल और केवल प्रबंधकीय कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक और दृष्टिकोण लेते हैं और उस दृष्टिकोण का नाम है एकीकृत दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो जहाँ प्रबंधकीय दृष्टिकोण केवल प्रबंधकीय गतिविधियों को शामिल करता है, वहीं एकीकृत दृष्टिकोण सभी गतिविधियों को शामिल करता है। दूसरी है, इसमें फिर कौन कर्मचारी, अधिकारी शामिल होंगे? तो ये कह रहा उच्च अधिकारी, तकनीकी कार्मिक, लिपिकीय कार्मिक और इवन श्रमिक भी प्रशासन के हिस्से माने जाएंगे। तो जो हमारा पद सोपान होता है, आगे पढ़ेंगे हम पद सोपान के बारे में, सभी प्रकार के कार्मिक इसमें शामिल हो गए। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक है वो है एल.डी. वाइट, डिमॉक, हेनरी फेयोल। तो इस प्रकार से एल.डी. वाइट और डिमॉक, हेनरी फेयोल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ये इन विद्वानों का क्या योगदान है जब हम
लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में विकास को पढ़ेंगे तब हमारे सामने ये आएगा। इस दृष्टिकोण की सबसे नकारात्मक बात क्या है? नकारात्मक बात यह है कि अभिकरण की विषय वस्तु के आधार पर प्रशासन का क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसकी, जहाँ पर प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार क्योंकि वो केवल पोको कार्य करता हुआ दिखाई देता है तो सर्वत्र एक जैसा ही नजर आएगा, लेकिन इसमें एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन हर एक में अलग है। शिक्षा में अलग, परिवहन में अलग, चिकित्सा में अलग, अन्य जो है पीडब्ल्यूडी में अलग, पीएचईडी में अलग, हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में, किसी प्राइवेट कंपनी में अलग, रेलवे में अलग। तो इस तरह से हर क्षेत्र में अलग प्रकार का चूँकि कार्य होगा, इसलिए प्रशासन अलग कार्य करता हुआ दिखाई देगा। यानी सभी क्षेत्रों का प्रशासन एक जैसा प्रशासन इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। लोक प्रशासन की परिभाषा। अब लोक प्रशासन किसे कहते हैं, ये हमारी महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो लोक प्रशासन में लोक प्रशासन जो है सरकार के अधीन रहता है। पहली चीज़ ये ध्यान करके चले कि हम जानते हैं कि कार्यपालिका दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, या मैं लिख देता हूँ राजनीतिक कार्यपालिका, और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका वो है जो इलेक्टेड है, जिसे जनता ने निर्वाचित किया है, और प्रशासनिक कार्यपालिका वह है जो सेलेक्टेड है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं देकर चयनित होने वाले व्यक्तियों का समूह है। तो प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसे हम लोक प्रशासन कहते हैं, हमेशा राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन कार्य करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है। तो लोक प्रशासन सरकार यानी राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन और उसके संचालन के लिए प्रवर्तित एक व्यवस्था है। लेकिन इस राजनीतिक कार्यपालिका का एक्चुअल में संचालन जो करता है, संचालन का अर्थ है कि इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जो करता है वो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, जिसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। और लोक प्रशासन का काम क्या है? बिल्कुल सिंपल याद रखें, राजनीतिक जो निर्णय होते हैं, यानी राजनीतिक कार्यपालिका या सरकार जो निर्णय लेती है, जैसे हम सरकार के लक्ष्य भी कहते हैं। उदाहरण के लिए गरीबी निवारण, बेरोजगारी निवारण, विकास के काम, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, जो भी काम एक राजनीतिक कार्यपालिका या सरकार करवाती है, उनको कार्य रूप में परिणित करने का, यानी व्यवहार में उनको लागू करने का जो काम करती है, उसे ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो लोक प्रशासन की परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सरकार के निर्णयों या सरकार के लक्ष्यों या सरकार के उद्देश्यों को धरातल पर जो क्रियान्वित करता है, उसे ही लोक प्रशासन कहा गया है। लोक प्रशासन, हमेशा ध्यान रखें कि एक प्रशासनिक कार्यपालिका है जो चयनित होती है, यानी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से इसका चयन होता है, और ये राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन यानी सरकार के अधीन काम करती है। अब एक और प्रश्न बन जाता है छोटा सा कि लोक प्रशासन में लोक का क्या आशय है। ये देखिएगा, ये पूछा जाता है लोक प्रशासन में। लोक को हम इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक कहते हैं। अब पब्लिक का सामान्य अर्थ होता है जनता, लेकिन पब्लिक का एक दूसरा अर्थ सरकार भी होता है। इसलिए हम यहाँ लोक प्रशासन में लोक का अर्थ है सरकार से। अतः लोक प्रशासन जो सरकारी कार्यों का प्रशासन है। कई बार ये परिभाषा भी दी जाती है लोक प्रशासन की कि सरकारी कार्य, सरकार के जो कार्य हैं, सरकार के कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। तो ये परिभाषा भी लोक प्रशासन की दी जाती है। तो लोक का सामान्य आशय जनता से होता है, लेकिन लोक का यहाँ आशय सरकार से है। क्यों है सरकार से? क्योंकि सरकार एक ऐसा संगठन है जिसमें संपूर्ण जनता का
निरपवाद, बिना किसी अपवाद के समावेश हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि लोक प्रशासन जो है वो सरकार का प्रशासन है, यानी लोक प्रशासन में लोक का आशय सरकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब एक और टर्म लेते हैं हम, लोक प्रशासन और प्रशासन में क्या अंतर है। हमने प्रशासन की परिभाषा भी देखी और लोक प्रशासन की परिभाषा भी देखी। तो एक चीज़ तो हम समझ गए हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन एक बड़ी कंसेप्ट है, विस्तृत कंसेप्ट है। तो ये समझिएगा, इसी चीज़ को हम इस पॉइंट्स में लेते हैं। पहला देखिएगा, प्रशासन एक सामान्य और व्यापक शब्द है। लोक प्रशासन जो है वो विशिष्ट और संकुचित शब्द है। ये इस तरह समझिए इसको, प्रशासन एक बड़ा गोला है, इसमें दो गोले हैं छोटे छोटे। एक तो है आपका निजी प्रशासन, जो कि निजी क्षेत्र के उपक्रम या कंपनियां या उद्योग या फैक्ट्री उनके संचालन से संबंधित होता है। और निजी क्षेत्र में प्रशासन शब्द न बोल के प्रबंध शब्द बोला जाता है, आगे हम देखेंगे इसको। जबकि दूसरा जो है वो है आपका लोक प्रशासन। तो प्रशासन एक व्यापक शब्द है, सामान्य शब्द है। सामान्य इसलिए कि दोनों के लिए, निजी प्रशासन के लिए भी और लोक प्रशासन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। जबकि लोक प्रशासन अपेक्षाकृत एक संकुचित, विशिष्ट या छोटा शब्द है। चलिए एक हम इसकी परिभाषा का अंतर समझ लेते हैं। प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान रहता है कि एक सामान्य उद्देश्य है और उसकी पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास और उनका प्रबंध किया जा रहा है। जबकि हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो हमारा सीधा कंसेप्ट यही रहनी चाहिए दिमाग में कि राजनीतिक निर्णयों, सरकार के निर्णयों को धरातल पर कार्य रूप में परिणित या परिवर्तित या लागू करने वाला साधन लोक प्रशासन कहलाता है। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई है। ये जो आ रहा है शब्द, ये यहाँ से प्रशासन के लिए आ रहा है कि प्रशासन में लक्ष्य निर्धारण व क्रियान्वयन सामूहिक होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रशासन में जो लक्ष्य का निर्धारण होता है और उसका जो क्रियान्वयन होता है वो सामूहिक होता है। जबकि लोक प्रशासन में लक्ष्य निर्धारण राजनेताओं द्वारा किया जाता है। हमने पढ़ लिया है, राजनीतिक कार्यपालिका लक्ष्य या उद्देश्य तय करती है और प्रशासन का काम, प्रशासन के लिए नौकरशाही शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोनों में अंतर भी है, लेकिन हम प्राय जो है दोनों को प्रायवाची मानते हुए यूज़ करते हैं। तो लोक प्रशासन में लक्ष्य निर्धारण राजनेताओं द्वारा किया जाता है, जबकि लक्ष्यों का जो क्रियान्वयन होता है वो नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर आपने समझे। इसको थोड़ा सा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो रहा है, या आप ध्यान रखें कि इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये इस तरह मैं लिख देता हूँ आप, ताकि ध्यान में रहे आपके। ये पहला है, इधर से एक, ये इधर से एक, ये इधर से दो, ये इधर से दो, और ये तीन जो है ये प्रशासन के लिए है। प्रशासन के लिए ये यहाँ से आ रहा है और इसका 3 नंबर पॉइंट ये है। इस प्रकार से ये प्रशासन और लोक प्रशासन में हमारे अंतर स्पष्ट करने वाला पॉइंट क्लियर हुआ। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रशासन, प्रबंध और संगठन में क्या अंतर है। इसके अलावा हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि लोक प्रशासन का क्षेत्र किसे कहा गया है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।